हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। हमारा जो चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस। क्या हम इस डायमेंशनल एनालिसिस को कहीं पर यूज भी करते हैं या सिर्फ बस टाइम पास के लिए हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हम टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं करते फिजिक्स के अंदर। यहां की हर एक चीज किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ को इंपैक्ट करती है, इसका कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन जरूर होता है। तो इसी एप्लीकेशन को यूज करके, इन्हीं की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम यहां पर आज कुछ अलग अलग टॉपिक्स करेंगे, जिनमें से सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, जिनमें से पहला एप्लीकेशन होगा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है, वो डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, ये चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो एक इसका सेकंड एप्लीकेशन होगा, दैट विल बी conversion of a unit of a physical quantity from one system of unit to another system of unit। कि हम यहां पर एक सिस्टम ऑफ यूनिट से उसकी यूनिट को दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस ये वाले सिस्टम, इनको भी आपस में चेंज कर सकते हैं और हम नया सिस्टम भी तैयार कर सकते हैं जिसमें हम इस यूनिट को कन्वर्ट कर दें। नया सिस्टम अपना एकदम मन घड़न, जो एकदम पूरा अपनी खुद की इच्छा के अनुसार हम कोई नया सिस्टम बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस। फिर हम यहां पर हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन होगा, दैट एप्लीकेशन विल बी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हैं, किसको यूज करके? डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके। तो ये बहुत ही काम की चीज है, इसीलिए हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये काम की है या नहीं है, यूजफुल है कि यूजफुल नहीं है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हमारे पास जो आज के जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ये तो दो टॉपिक हम आज के लेक्चर में पूरा कर लेंगे और फिर हमारे पास ये थोड़े बड़े टॉपिक रहेंगे, हमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम लेक्चर को बहुत ज्यादा नहीं करके, एक्सटेंड नहीं करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा मुझे कि जो लेक्चर का जो साइज है वो नियरली 1 आवर के आसपास ही रखें। तो हम कोशिश करेंगे उसी तरीके से काम करने की। और जो रिमेनिंग जो दो आगे की एप्लीकेशंस है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। आज हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ये दो कोरे करेंगे। ठीक है, दोनों ही यहां पर, ये तो हमारे एक प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है आज का, और ये जो तीनों है ना, ये एप्लीकेशंस है। ये तीनों एप्लीकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ऊपर वाला एप्लीकेशन है, इसको हम यूज करेंगे इनको काम करने के लिए, इनको सोल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है? होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब होता है सिमिलरिटी। आप यहां पर सिमिलर देखना चाहते हो, कुछ भी सिमिलरिटी, या आप कह सकते हो सिमिलर होना। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि ऑल द एडेड और सब्ट्रैक्टेड टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। कि यहां पर देखो, ये इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बता देता हूं। ऑल द टर्म्स, आपके पास कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन की हर एक टर्म होगी, जितनी भी टर्म्स है ना, उन सब का ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे आपके पास मान लो कोई एक टर्म यहां पर है, प्लस समथिंग यहां पर है, प्लस या फिर मान लो माइनस कुछ यहां पर है, इक्वल्स टू समथिंग यहां पर है। तो यहां पर आपके सामने कितनी टर्म हो गई? आपके सामने 1 2 3 4, ये अलग अलग टर्म्स हो गई। इन सभी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर जैसे कि यहां पर अगर आपके पास लेंथ है, या फिर इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला L1 है, तो इसका भी L1 होना चाहिए, इसका भी L1 होना चाहिए, इसका भी L1 होना चाहिए। अगर यहां पर आपके पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, मान लो इजी ले लेते हैं थोड़ा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है L1 t माइनस 1 है, तो इसका भी यही होना चाहिए L1 t माइनस 1, इसका भी यही होना चाहिए L1 t माइनस 1, इसका भी यही होना चाहिए L1
t माइनस 1, ये सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अब यहां पर सारी चीजें आ गई कि ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। या फिर आपके सामने ऑल द एडेड और सब्ट्रैक्टेड टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। जितनी भी यहां पर ऐड की हुई टर्म है, आप कितनी ऐड कर दो, एक बार ऐड कर दो, दो बार कर दो, तीन बार कर दो, कितनी भी, इनके बीच में जो भी आएंगी, जो भी यहां पर ये वैल्यूज आएंगी ना, इन सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली सेम क्वांटिटीज। हम सिर्फ और सिर्फ सिमिलर टाइप की जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होगी ना, उन्हीं को या तो ऐड कर सकते हैं या फिर उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम यहां पर आपके सामने मैं बात बताऊं, आप यहां पर इसके सामने 5 kg प्लस 2 kg, इसका आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? आप बिल्कुल कर सकते हो कि यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 7 kg। आप 3 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? 4 मीटर, ये भी चलेगा। लेकिन आप ऐसा लिख सकते हो क्या? 5 मीटर प्लस 2 kg, इसका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे ये क्या हो गया? इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये यहां पर वैलिड ही नहीं है। आप एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी के साथ ऐड नहीं कर सकते। आप ऐसा भी नहीं लिख सकते 5 मीटर माइनस 2 लीटर, ऐसा भी नहीं कर सकते आप, है ना, क्योंकि एक लेंथ हो गई, एक वॉल्यूम हो गया, एक लेंथ हो गई, दूसरा मास हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये वैलिड नहीं है। वैलिड क्या है? ये है कि यहां पर ये सेम फिजिकल क्वांटिटी जो ऐड हो रही है, 7 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन इक्वल्स टू 8 न्यूटन, क्योंकि सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? यहां पे सेम है, इक्वल है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जहां पे इक्वल होगा, आप सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को या तो ऐड कर सकते हो या फिर उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये आपको यहां पर पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब यहां पर हम इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस करेंगे। आपको सिर्फ क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास इक्वेशन में एक टर्म इधर है, बीच में इक्वल साइन है, दूसरी टर्म इधर है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो सेम इसका होगा। ओके, फिर उसके बाद अब देखो यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे? पूरे ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ओवरऑल। ऐसा नहीं कि इधर एक एक क्वांटिटी का आप देखने लग जाओ और इधर एक एक क्वांटिटी का आप ऐसा नहीं चाहिए। ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। ओके, तो ये आपको देखना है। अब कैसे? इसके जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है, इतना ही है। क्वेश्चंस में देखते हैं। सबसे पहले देखो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ न्यू, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, इसको न्यू बोलते हैं, ठीक है, एन यू, और इसको ऐसे लिखा जाता है, याद रखना। ये जो होता है ना, ये वी होता है, ये जो होता है ये भी वी होता है, लेकिन हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? इस तरीके से लिख रहे हैं। इस वाले को थोड़ा सा घुमा रहा हूं मैं, इस वाली टर्म को, तो इसको ग्रीक लैंग्वेज का सिंबल है, जैसे थीटा होता है वैसे ही, और इसको न्यू बोला जाता है। ओके, और न्यू क्या है अभी पता चल जाएगा क्या है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ न्यू इन इक्वेशन E is equals to h न्यू, where h is Planck constant and E क्या है? E is a energy, एनर्जी ऑफ फोटोन मान लो, या एनर्जी मान लो अभी आप, और कुछ भी सुनने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, आपको अब देखना है। अब आपको क्या पता है? आपको पता इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, अब आपने अभी एक चीज देखी है कि इसका डायमेंशनल और इसका जो डायमेंशनल, पूरी टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है?
सेम होने वाला है, बिल्कुल। तो आपके सामने आ जाएगा, देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एनर्जी का, आपको पता है M1L2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको पहले लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, पूरा नहीं लिखते हम, शॉर्ट में काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी आपके पास ही आ जाएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, दोनों इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, हो गया। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, M1L1, ये एनर्जी है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2 -2, ये याद होनी चाहिए टर्म्स, ओके, एनर्जी तक याद होना चाहिए। M1L2 T-2, इधर H क्या है, H इज ए प्लैंक कांस्टेंट, और ये क्या है, ये न्यू। अब हमें प्लैंक कांस्टेंट जो होता है ना, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है, ओके, ये जरूरी है क्योंकि यहां पे गिवन है ना H प्लैंक कांस्टेंट है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला है यहां पर हमारे पास M1L2T-1, क्या है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, M1L2T-1 इंटू न्यू, क्योंकि न्यू का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है। तो न्यू का कैलकुलेट करते हैं, क्या ये आ जाएगा आपके सामने, न्यू इज इक्वल्स टू M1L2T-2 अपॉन M1L2T-1। अब यहां पे आपके सामने आ जाएगा कि M1 ये और M1 ये दोनों कैंसिल आउट, M0, L का L2 ये भी L0 हो जाएगा, इसका T-2 ऊपर है, नीचे -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये टोटल ओवरऑल T की पावर -1 रह जाएगी। तो यहां पर इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, M0 L0 T⁻⁻1, ये है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू इक्वल्स टू T⁻⁻1, ये। तो ये क्या हो गई, जो न्यू है ना, ये होती है फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप यहां पर किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। कंडीशन क्या है, इस H का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए, कहने का मतलब बाकी जितनी रिमेनिंग टर्म्स है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहां पर मेंशन नहीं किया, करना चाहिए था कि H के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी देना चाहिए था। अगर नहीं भी दिया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट नाम जब लिख दिया तो जैसे ही आप 11th क्लास 12th क्लास आप थोड़ी आगे पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है और प्लैंक कांस्टेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अपने आप ही आपको डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिटी याद हो जाएगी इसकी, ओके। इसकी यूनिट हो गई आपके पास M1L2T-1। तो दिस इज आवर प्लैंक कांस्टेंट एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। आगे देखते हैं नेक्स्ट में, इसमें और भी अच्छे से पता चलेगा कि यहां पे आपको क्या करना है। यह है राइट द डायमेंशंस ऑफ A इंटू बी। A इंटू बी की डायमेंशंस आपको पता करनी है, A इंटू बी की डायमेंशन पता करनी है इन द रिलेशन E is equals to B minus X square upon AT, where E is energy, X is displacement and T is the time. X displacement है, T time है, E energy है। तो अब यहां पर इसको अच्छे से पता करो। तो देखो क्या होता है, तो आपके सामने गिवन है E is equals to B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके दो स्टेप है, ओके। पहली स्टेप क्या है,
आप इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को याद करो, पहली वाली जो हमने लेक्चर किया था, अभी जो 5-10 मिनट 5-7 मिनट पहले जो बात की थी उसको याद करो। पहली क्या है कि इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हर एक टर्म की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, जो भी आएगा वो देखेंगे यहां पे, वो डायमेंशनल फॉर्मूला और इस पूरी टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। पहली बात, एक तो आपके सामने ये कंडीशन है। दूसरी क्या कंडीशन है कि जितनी भी एडेड टर्म्स है या सब्ट्रैक्टेड टर्म्स है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, या हम सेम क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं या सेम क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बोला था कि नहीं? यस। तो यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, ये देखो ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो बी से हम एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी होगा। ओके, तो ये भी आपको समझना है। तो आपको यहां पे पहला क्या 1 लगा के लिख देता हूं, डायमेंशंस ऑफ बी। अब मैं डायमेंशन फॉर्मूला फुल नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि सब्ट्रैक्टेड टर्म्स है ये दोनों, इसलिए दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी होगा वो इसके साथ आ जाएगा। और इसका क्या है, ये x क्या है, x इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये तो x का क्या हो जाएगा, लेंथ की पावर 1 और उसका स्क्वायर। ये जो दोनों है ना, इसका क्या हो जाएगा, x की पावर, x का हो जाएगा x की पावर l की पावर 1 और x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो आपके सामने आ जाएगा b इज इक्वल्स टू l स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ये। फिर हमारे पास है b का क्या ना, अब आपको a का और फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो a इंटू बी फाइंड आउट कर पाओगे। तो a का फाइंड आउट करने के लिए अब हमें पूरी फुल वाली इक्वेशन काम में लेनी है। तो सेकंड टर्म हमारे पास आ गई क्या, डायमेंशंस ऑफ E इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इसका क्या है, इस E का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा m1 l2 t माइनस 2। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इजी है। और उसके बाद इस साइड में अगर हम देखेंगे तो है आपके पास बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये रहा एल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इस तरीके से है, एक्स का तो एल है, फिर उस एक्स का स्क्वायर है, तो यहां पे इसको आपने स्क्वायर कर दिया। ओके, तो इसके लिए आप इसको पहले ही लिख देता हूं, इसको सोल्व करके नेक्स्ट स्टेप की बजाय आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, एल स्क्वायर। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा क्योंकि दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिवाइडेड बाई 80। तो ए का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करना है, मतलब फाइंड आउट करना है। टी आपके सामने क्या है, टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी टू द पावर 1 लगा सकते हो, ये लो हो गया। अब आगे कैसे सोल्व करोगे, ये हो जाएगा, देखो यहां पे जो प्रोसेस है ना, इस पे ध्यान देना है, L1 T2 L2 T माइनस 2, इसको अब सोल्व करना है। ऊपर क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 0, ऐसा आएगा नहीं। अगर ये आ गया तो ये 0 में चला जाके पूरा खत्म ही हो जाएगा, ए इक्वल्स टू भी 0 ही आ जाएगा, है ना, वो नहीं होता है, ऐसा यहां पे नहीं होगा। जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो डायमेंशंस का खुद फिजिकल क्वांटिटीज का तो एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, लेकिन कभी भी डायमेंशंस का ना एडिशन होगा ना उनका सब्ट्रैक्शन होगा। इसका अगर कोई आंसर आएगा तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा क्योंकि यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है।
तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर यही आएगा, l टू द पावर -2। ये इसका यही होना है। इसका ऐसे नहीं है कि आप यहां पे l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये याद रखने की बात है। आप बोलोगे समझ में नहीं आया, ये याद रखना है, समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे इस चीज को याद रखने का, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नीचे a टी टू द पावर -1। अब आप इसको ले आओ, a को इधर ले जाओ, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। तो a तो आपके सामने इधर आ गया, और बाकी जो सब कुछ है L2 अपॉन टी टू द पावर 1 है, -1 थोड़ी होगा, ये गलत हो गया यहां पे, और यहां पे भी T1। अब ये लिख दो आप यहां पे M1 L2 T-2। अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने पर देखो, ये जो है ना आपके पास L से ये L कैंसिल आउट, तो L तो कितना हो गया? 0। M का क्या हो गया? M की पावर -1, ये ऊपर जाएगा, ये 0 और ये यहां पर, और T की पावर 1 हो जाएगी, ये -2 +1, तो -1 बचेगा, और ऊपर जाने के बाद +1 हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर A की डायमेंशंस तो ये आ गई आपके सामने, B की डायमेंशन यहां पे कैलकुलेट कर ली, तो A इंटू बी की देख लो। नाउ A इंटू बी इज इक्वल्स टू L टू द पावर 2 इंटू M -1 L0 T1। इनको पूरे को सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? M की पावर -1 L टू की पावर 0 T की पावर 1। ये आपके सामने क्या आ गया? एक डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया A इंटू बी का। देखो A इंटू बी पूछा था, A का B का अलग ये है, A का अलग ये है, लेकिन हमें पूछा A इंटू बी का, और A इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये। अब ये फिजिकल क्वांटिटी का है, ये हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है, हमारे क्वेश्चंस में सिर्फ इतना था, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जब हमें कभी पता चलेगा हम इसको देखेंगे क्या है क्या नहीं। ओके, आपको पता चले तो कमेंट करके जरूर बताओ। इसके बारे में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है। नेक्स्ट करने से पहले मैं आपको, हाँ, अब नेक्स्ट में आपके वो चीज भी समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी हमारे पास ये वाली टर्म आई थी यहां पे, देखो इस जगह पे, कि एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो कितना हुआ था? 0 होना चाहिए ना, लेकिन यहां पर डायमेंशंस कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। डायमेंशंस ना ऐड होती है ना सब्ट्रैक्ट होती है। देखो अगर मेरे पास ऐसी कोई टर्म आ जाए, एल टी की पावर -1 प्लस एल टी की पावर -1, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे सोल्व करोगे? इसको आप करोगे, मान लो 2 इंटू एल टी की पावर -1, ऐसे ही करोगे ना। लेकिन ये होता है कि यहां पर डायमेंशनल एनालिसिस में इन नंबर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए इसका इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो भी यही आता है। अगर इन दोनों को आप यहां पे ऐड की जगह आप सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो भी आंसर क्या आएगा? वही आएगा। इसमें सब्ट्रैक्शन का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसमें एडिशन का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हाँ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता है ना, वो प्रोसेस होंगे यहां पे। ओके, वो जरूर होंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं होंगे। इसका आगे लिमिटेशन भी है हमारे, वो भी हम इसको डिस्कशन करेंगे। अब है हमारे पास नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम टी। टाइम टी पर डिपेंड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी टी, d plus t. Write the dimensions of a, b, c and d. a, b, c और d का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो इसका मतलब क्या है? देखो समझ में, इस इक्वेशन में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी, d प्लस टी। ओके, तो अब आपको पता है क्या? इक्वेशन की सभी जितनी भी टर्म्स है उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल, इसका और इसका इक्वल, इसका और इस पूरे का इक्वल, यही तो है ना। मतलब इन सभी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, L1 T-1, इसका भी L1
टी माइनस वन, इसका भी L1 टी माइनस वन, इस पूरे का भी L1 टी माइनस वन। ये होगा सबका डायमेंशनल फॉर्मूला। जब ये सबका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, आप देखो ए का कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ इन दो को उठा लो, है ना, तो आपको पता है इसकी जगह कौन है, इसकी जगह कौन है, ए, है ना। तो ए इज इक्वल्स टू हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी, मतलब A1 टी माइनस वन। सिंपल सा आपके सामने आ गया कि भाई इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो इसी के बराबर है। फिर दूसरी बात, बी और टी का मिलकर डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर है, तो बी और टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है L1 टी माइनस वन, इधर कौन बच गया, टी बच गया ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और लिख दो, तो बी T1 इक्वल्स टू L1 टी माइनस वन। तो क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू L1 टी माइनस वन अपॉन T1, तो ये हो जाएगा L1 टी की पावर माइनस टू। एक्सेलरेशन के जैसा आ गया। फिर हमारे पास आगे वाला आ गया, आगे क्या है, C अपॉन डी प्लस टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो भी यही होगा क्योंकि वो ये इसके बराबर है, तो L1 टी माइनस वन। ठीक है, अब इस पूरे का तो है, लेकिन इसके बीच में दो है, C और D अलग अलग है, लेकिन यहां पे एक टर्म सॉल्यूशन के लिए अपने को मिल गई, क्या, हेल्प के लिए, कि D और T ये दोनों यहां पर क्या हो रहे हैं, ये दोनों यहां पर ऐड हो रहे हैं, मतलब D का वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, D का वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो T का होगा, और T का क्या है, ये है, T का T टू द पावर 1 है, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका सेम, तो यहां पर नीचे वाले का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे सोल्व करोगे, कैसे, देखो C अपॉन L1, नॉट L1, T1 प्लस इक्वल्स टू L1 टी माइनस वन। और आपको पता है ये दोनों T1 टी टू पावर 1 और टी टू पावर 1, जब इनको ऐड करोगे तो 2 इंटू T1 होंगे क्या, कैसा होगा, नहीं, 2 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, इनको ऐड करने की जरूरत नहीं होती हमें, ये खत्म हो गया। तो हमारे पास ये बचा, और इधर L1 टी माइनस वन, ये उधर चला जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू L1 टी माइनस वन इंटू T1, तो L1 आ जाएगी T की पावर 0 आ जाएगी, तो यहां पर इसका T का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसका अगर पूरा सब कुछ का डिटेल में अगर लिखोगे ना, तो इसका कैसे लिखना पड़ेगा, M0 L1 T0, इसका अगर लिखोगे M0 L0 T1, इस वाले का लिखोगे A वाले का, तो यहां पे M टू द पावर 0 आ जाएगी, और इस वाले का लिखोगे तो भी M टू द पावर 0 आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके आप यहां पर सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट और आगे देखते हैं, ये भी हमारे पास बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन है, एक आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब आने वाले क्वेश्चन है जी, कि कोई थोड़ा सा इजी अगर क्वेश्चन देना हो तो ये सब आ सकता है। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज म्यू इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन लैम्डा स्क्वायर, where A and B are constant and lambda is what? Lambda is a wavelength. Wavelength मतलब लेंथ ही है, ओके। The dimensions of B are same as that of, कि जो B की डायमेंशन है वो इन दोनों में से किसके बराबर की है, ये बतानी है आपको। सिंपल बात है, सिंपल क्या बात है कि इज इक्वल्स टू A प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है यहां पे, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है पता है क्या, ये होती है C अपॉन V। C क्या है, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम, V क्या है, लाइट की स्पीड इन मीडियम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, L1 T माइनस वन, नीचे वाले का L1 T माइनस वन इक्वल्स टू म्यू,
तो डायमेंशनल फॉर्मूला एल भी जीरो आ गया, टी भी जीरो आ गया और एम भी जीरो ही रहेगा। तो इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। म्यू क्या है? डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। तो इसकी जब डायमेंशन इसकी जब नहीं है तो ए की डायमेंशन भी क्या होगी? एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। और जो बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इसकी डायमेंशन भी क्या होगी? एल जीरो, एम जीरो, एल जीरो एंड टी जीरो पूरे की। बी तो एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका तो हमें पता करना है, ये तो आपने एज इट इज रख दिया। लैम्डा क्या है? ये लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन L1 होती है और उसका स्क्वायर, और इधर m टू द पावर जीरो, L जीरो, T टू द पावर जीरो। तो b को आप इस तरफ b इस वाले को L स्क्वायर को उस तरफ ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो गया? L स्क्वायर हो गया। तो L स्क्वायर किसका डायमेंशन होती है? एल स्क्वायर किसकी डायमेंशन होती है? बताओ देखे जल्दी से कमेंट करके मेरे लिखने से पहले। लेंथ इंटू लेंथ, एल स्क्वायर हो गया, और लेंथ इंटू लेंथ क्या होता है? एरिया। ये रो, ये हो जाएगा, है ना, इसकी डायमेंशन। अब देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो कितना टाइम लगता बताऊं सोल्व करने के लिए? अगर ये एग्जाम में सोल्व होता क्वेश्चन, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप 12th पास कर चुके होते उस टाइम पे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता होता कि आप 12th पास कर चुके थे, मतलब आपकी पूरी 11th 12th की फिजिक्स पता होती अगर पढ़ के पास करे होते। ओके, तो इसके बारे में आपको पहले से पता, आपको ये सब सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। आपको सीधा देखते पता चल जाता, नीचे लैम्डा स्क्वायर है पूरे की जीरो, ऊपर जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, खत्म एरिया। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड कम का क्वेश्चन है। ओके, देखो नेक्स्ट है, ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको अलग अलग सोल्व करने के लिए हैं, पता है, अलग अलग भावनाएं इसकी पता चल सके आपको। देखो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा इन इक्वेशन p इज इक्वल्स टू पी नॉट ई टू द पावर अल्फा टी स्क्वायर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। p इज इक्वल्स टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब यहां पर ये जो p और p नॉट, ये कैसे भी हो, इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों पावर हो सकते हैं, ये दोनों एक्टिविटी हो सकती है, ये दोनों न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, चार्ज हो सकता है ना, कुछ भी हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ इतना पता है ये P है, ये भी P है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है अल्फा का। तो इससे आपको एक नई चीज पता चली, यहां पर कौन है P के साथ में? P के साथ में है e टू द पावर है, कुछ भी है ना। e टू द पावर होने का मतलब है ये एक्सपोनेंट है, या आप इसको एक्सपोनेंशियल टर्म है। और एक्स याद कर लेना, एक्सपोनेंशियल टर्म जो होती है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म इज डायमेंशनलेस। और एक्सपोनेंट की जो पावर है, पावर एक्सपोनेंट, ये भी क्या होती है? डायमेंशनलेस होती है। का मतलब, इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे एक्सपोनेंट का मतलब ये e टू द पावर माइनस अल्फा टी, ये पूरी जो टर्म है ना, ये पूरी टर्म डायमेंशनलेस होती है। और इसके ही साथ आपके पास ये जो पावर ना, इसकी मतलब अल्फा और टी, इस पूरे का डायमेंशन नहीं होता है, ये भी डायमेंशनलेस होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अल्फा टी है तो यहां पर अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पावर माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कुछ भी इसका रिलेशन जो डायमेंशन वो नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा टी स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो आएगी m0 L0 T0। ओके,
तो यहां पर अल्फा, और ये टी जो है टी टाइम है, इसका तो कोई होगी डायमेंशन, टी टू द पावर 1 का स्क्वायर m0 l0 t0, ये ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी। अल्फा इज इक्वल्स टू ये m0 l0, ये t उधर जाएगा तो यहां पे t स्क्वायर है, दूसरी साइड जाने पर t टू द पावर -2, सिंपल सा। अब यहां पर एक बात है और बता दो, ये जो p होता है ना, इस p की डायमेंशन इसके बराबर होती है, सिंपल। अब अगर ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये पावर है, ये पावर है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये करंट है, ये करंट है, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी, कुछ भी हो चाहे, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस इस पी नोट का मतलब है इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट में, कि आपने जब मान लो जैसे एक तरीके से, इस तरीके से कोई वाटर टैंक है ना, वाटर टैंक में आपने 100 लीटर पानी भरा हुआ है, तो इनिशियल कितना है, 100 है, तो वो पी नॉट हो गया। अब आपने नल ओपन कर दिया, नल ऑन कर दिया, तो पानी लगातार बहता रहेगा, तो किसी बीच में आपको टाइम पर मुझे अब कितना पानी है, आपको आप बोलोगे सर 70 लीटर है, तो 70 कौन हो गया, ये पी हो गया, सिंपल सी बात इतनी। ओके, नेक्स्ट, अब कौन है, अब है हमारे पास इन द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, t एंड x स्टैंड फॉर टाइम एंड डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड k, ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड k, ये आपको पूछना है, ये आपको यहां पर बताना है। जब ये आप बता दो तो कैसे, तो यहां पर एक और नई टर्म आई है, क्या, यहां पर आपके सामने y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने आई ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया ना, दूसरा क्या है, इसके जैसे अब साइन है, साइन के अपने की कोई सिग्निफिकेंस है क्या, इसका है कब, जब आपके पास साइन 60 बनता है, 60 क्या है, डिग्री है, ये क्या है, डिग्री, ये एंगल है, ये एंगल है, तो यहां पे ये पूरा ही क्या है, ये एंगल है ना, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन, और एक है फिर यहां पर आपके सामने एंगल, ये क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दोनों ही जो चीजें है ना, क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, ये दोनों ही डायमेंशन लेस होती है। अगर ये आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो अब पता कर लो आप, कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कुछ भी टर्म आ जाए, वो डायमेंशन लेस होगी। अगर आपके सामने एंगल कोई आ जाए तो एंगल भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसके अलावा और चीज बता देता हूं, अगर आपके सामने कोई लॉगरिथमिक आ जाता है, लॉग कुछ होता है, तो वो भी डायमेंशन लेस होता है। सेम चीज होती है उसके लिए भी, क्या, डायमेंशन लेस। ये सारी चीजें एक जैसी है, ओके, तो ये ध्यान रखना, लॉग इज ऑल्सो डायमेंशन लेस। तो कितनी चीजें हो गई, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल की पावर और एक्सपोनेंस खुद, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एंगल दोनों, और लॉग, ये सब क्या है, डायमेंशन लेस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर y, ये जो डायमेंशन है ना, वो a के बराबर डायमेंशन है ना, तो इसकी क्या डिस्प्लेसमेंट है, y की डायमेंशन क्या, L1 अगर होगी तो a की डायमेंशन भी क्या होगी, L1। a होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, सिंपल सी बात इतनी है। तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अब एंगल, ये वाला एंगल है, एंगल मतलब डायमेंशन लेस, मतलब ओमेगा इंटू टी, इसकी डायमेंशन कितनी, m0 l0 t0, ये। अब यहां पर भी आप अगर लगाओगे तो m0 l1 t0, यहां पर भी लगाओगे m0 l1 t0, स्टैंडर्ड तरीके से, ओके, लोकल तरीका नहीं चलेगा यहां पे। तो अब आपको इसकी ओमेगा की चाहिए ना, तो ओमेगा को लिखो, टी क्या क्या होता है, टी
m0 l0 t0। कहने का मतलब है इसकी डायमेंशन भी जीरो होगी और इसकी डायमेंशन भी जीरो होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो अब यहां पे ओमेगा की क्या आ गया, m0 l0 t, इधर जीरो इधर वन है, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी के जैसी डायमेंशन हो गई। फ्रीक्वेंसी मतलब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो ये आपके सामने हो गया। अब हम यहां पर एक और काम करें, किसके लिए, ये रहने दो, यहां पर kx। देखो अब जो kx है ना, ये भी डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0 ये भी डायमेंशन लेस है। तो यहां पर k x क्या, x इज x डिस्टेंस के लिए है, तो l1 m0 t, तो आपके लिए k m0 l0 नहीं है, l-1 है और t0। इस तरीके से आपके सामने k की भी डायमेंशंस आ गई। अब जो एक दो बार क्वेश्चंस ऐसे आया हुआ है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा अपॉन k, इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करो। या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि k अपॉन ओमेगा, इसकी भी पता करो। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसकी डायमेंशन आप पता कर सकते हो, लेकिन मुझे जहां तक है ओमेगा अपॉन के ही आपके एग्जाम्स में आता है, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस बनता है इसलिए। ओके, तो ये आपको ध्यान में देना है। नेक्स्ट, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ ए गैस। जो कुछ गैसेस का, जो आपने आइडियल गैस इक्वेशन का नाम तो सुना होगा, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी या पीवी इक्वल्स टू के टी। एनआर की वैल्यू केटी भी हो जाती है 1 मोल के लिए। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन सुनी होगी, लेकिन ये तो क्या आइडियल गैस इक्वेशन है। सिमिलरली इक्वेशंस जो गैसेस के लिए वॉन डेर वाल्स ने भी इक्वेशंस दी हुई है। तो ये जो इक्वेशंस है ना, ये हमारे लिए यहां पर इसको सोल्व करने का काम की है। तो ये क्या है, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, हेंस राइट द एसआई यूनिट ए एंड बी। ए और बी की एसआई यूनिट भी लिख दो। जब स्कूल्स की एग्जाम होती है ना, तो ये यहां पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, 3 का या 4 का कई बार। ठीक है, कैसे देखते हैं, देखो ये p प्लस ए वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब यहां पर यह है, इस पूरे की डायमेंशन इसके बराबर है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, इसकी डायमेंशन इसके बराबर है। ओके, तीसरा कॉन्सेप्ट, इस p की डायमेंशन इस पूरे के बराबर है। इतनी चीजें आपको ये कॉन्सेप्ट में अलग अलग पता है तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं b की कैलकुलेट कर लेता हूं। तो b इज इक्वल्स टू क्या, डायमेंशन ऑफ v। तो v की डायमेंशन क्या है पता है क्या, या डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा l क्यूब। क्योंकि v क्या है, वॉल्यूम है। यहां पे जो वॉन डेर वाल इक्वेशन होती है ना, उसमें पता होती है हमें सारी चीजें। v क्या है, वॉल्यूम है। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया l की पावर 3 या m0 l3 t0। अब हमें पता चल गया वॉल्यूम है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर क्यूब। जो वॉल्यूम की यूनिट है वो इसकी यूनिट। बंद करो। अब हमारे पास ये दूसरा वाला ए की फाइंड आउट करो भाई, कर लो। तो यहां पे डायमेंशंस ऑफ पी इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, और इस पी की डायमेंशन क्या, प्रेशर है ये, तो ये होता है m1 l की पावर -1 t की पावर -2 इक्वल्स टू a की पावर क्या है, a का कुछ भी नहीं है, v, ये v स्क्वायर है। v स्क्वायर का मतलब l क्यूब, इसका स्क्वायर है। l क्यूब क्या है, वॉल्यूम की डायमेंशन है,
और ये वॉल्यूम का भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ गया। तो अब ए को सोल्व करने के लिए इसको इधर ले आओ, m1 एल की पावर -1, टी की पावर -2, और आपके सामने एल की पावर 6 हो जाएगी यहां पे इधर इस मल्टीप्लाई में आने के बाद। तो इसको आगे सॉल्व कर दो, m की पावर 1, एल की पावर 5 और t की पावर -2। अब इसकी यूनिट अगर लिखनी है तो केजी मीटर टू द पावर 5 पर सेकंड स्क्वायर इसकी इसकी यूनिट हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमने यहां पर इसको आराम से पूरी इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करके या अलग अलग इसको अलग अलग कॉन्सेप्ट देख करके आपने इसको सॉल्व कर लिया और बहुत ही इजी वे में हो गया ये, इसमें कोई भी ज्यादा आपको दिक्कत आई नहीं है ना। तो ये आपके सामने डायमेंशनल इक्वेशन से या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। फिर अपने पास ये क्वेश्चन है, क्या है, इन द रिलेशन y इक्वल्स टू r sin ओमेगा t माइनस kx द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा अपॉन के। ये अभी हमने जो सॉल्व किया था ना इसके इस पहले वाले के जस्ट पहले, तो साइन ओमेगा टी वाला, तो ये वही है, उसी का है। तो इसमें ये ओमेगा अपॉन के पूछ ले इन्होंने, जो मैंने आपको बताया था। तो ओमेगा अपॉन के की डायमेंशन क्या आएगी, आप सोल्व करना, इसकी डायमेंशन बी वाली आएगी, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। सोल्व करके देखना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी है अपने पास देखो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमने अभी तक इसका जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो हमारे इस जगह पे काम आने वाला है, इसलिए हमने उसको पहले ही डिस्कशन कर लिया। तो अब हमारे पास क्या काम हमारा बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारा उसी के ऊपर बेस हम काम करेंगे इसलिए, और उसमें से आधा काम हम कर चुके हैं। तो यहां पर जो हम डायमेंशन स्टडी कर रहे हैं वो क्या सच में काम की है, हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करते यहाँ पे, ये काम जरूर आती है। कहां काम आती है? यहां इन जगहों पे काम आएगी, जो कितनी सारी जगह है, 3 अलग अलग जगह है हमारे पास। तो जिसमें से एक क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कोई इक्वेशन सही है कि नहीं है, या आपने कोई फॉर्मूला मान लो लिखते टाइम आपने मिस प्रिंट कर दिया, तो मिस प्रिंट कर दिया तो वो मिस प्रिंटिंग का हम यहां पर पहचान सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, फिर इसके बाद कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, एमकेएस से सीजीएस में, सीजीएस से एमकेएस में, या हम कोई नया सिस्टम भी तैयार कर सकते हैं। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेरिवेशन ऑफ रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, जो हमारे पास अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच में हम रिलेशन भी स्थापित कर सकते हैं, रिलेशन भी हम यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम यहां पर देखो करते हैं इसका, देखो क्या है। सबसे पहला है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। करेक्टनेस मतलब जो कोई इक्वेशन है आपने लिखा फॉर्मूला में, आपने कोई फॉर्मूला लिखा और वो गलती से आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मिस प्रिंट कर दिया, तो क्या उसका पता चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। बोलते हैं ना टीचर्स को, आप अगर नोटबुक चेक करते हैं टीचर आपकी, उनको देखते ही पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है? उनके यहां पर वो डायमेंशंस फिक्स हो रखी है कि आपकी नोटबुक में ऐसी ऐसी चीजें बनी हुई है, अगर तो वो सही है, अगर मिस हो गई तो वो मिस है। इसी तरीके से हम यहां पे भी काम करते हैं। तो देखो कैसे है। तो करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को चेक करने के लिए हमारे पास यूज क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम आता है, पहली बात। और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? ये कहता है कि आपके पास इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक होता है आपके पास LHS और दूसरा होता है RHS। तो इक्वेशन सही होने के लिए क्या होना चाहिए? डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशंस
ऑफ आरएचएस। एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, बस इतना ही है। और जितने भी आपके पास टर्म है, कोई एडेड टर्म्स है या कोई सब्ट्रैक्ट करी हुई टर्म्स है, उनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो आपका काम सही है। अगर सेम नहीं है तो आपका काम सही नहीं है, आपका काम क्या है फिर? गलत है। ओके, इस बात का ध्यान रखना। तो इसको हम यहां पर 3 या 4 अलग अलग एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो आप, हमारे पास क्या है? चेक, इक्वेशन से ही कर रहे हैं हम, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ये भी लिख लो यहां पे, और नॉट, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो देखो सबसे इधर क्या है? 1/2 mv स्क्वायर, और आगे तरफ क्या है? mgh। तो क्या ये सही है? चेक करें। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एलएचएस क्या है? 1/2 mv स्क्वायर। क्या होता है पता है क्या? 1/2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता है। देखो कोई भी नंबर है ना, 1/2, 1 पाई ई, ये कितने भी नंबर हो जाए, आप इतने सारे नंबर लिख दो, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, बिलियन, ट्रिलियन, कितना भी लिख दो आप, ये डायमेंशनल फॉर्मूला उसका नहीं होता है। नंबर्स का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया? ये 1/2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसको छोड़ दो। मास, मास का क्या होता है? m की पावर 1, v इसका क्या होता है? L1 t की पावर -1, और ये इसका स्क्वायर है। सॉल्व करोगे, m1 L2 t की पावर -2 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और दिस इज डायमेंशन ऑफ एलएचएस। अब हमारे पास हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ या आप लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस। देखो एक बात बताऊं आपको, जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं, कभी कभी हम सिर्फ डायमेंशंस लिख देते हैं, इनमें जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं उस टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने डायमेंशन लिख दिया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया है। हम हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला ही काम में लेते हैं सॉल्यूशन के टाइम पे। ओके, तो ये याद रखना। तो आरएचएस क्या है? mgh। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 g। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन कोई भी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो ये क्या आ जाएगा? L1 t-2। ये याद करने के लिए बोला था मैंने आपको। h हाइट, तो हाइट क्या एक तरीके की लेंथ ही है, तो L1, तो आपके पास क्या हो जाएगा? सोल्व करो, m1 L1 एंड 1 2 t की पावर -2। क्या ये LHS के बराबर है क्या? इसके इक्वल है क्या? बिल्कुल है, इक्वल्स टू LHS। तो जब इक्वल है तो हेंस प्रूव करेक्ट है इक्वेशन, गलती है ही नहीं है। तो इस बात से ध्यान रखना आपको। ओके, आगे हम देखते हैं फिर से। फिर अपने पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये पूरी इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है क्या, ये बताओ आप। तो सबसे पहले हमारा वही तरीका, क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस या एलएचएस लिखते हैं कायदे से, एलएचएस। तो क्या हो जाएगा? एस इक्वल्स टू L1। डिस्प्लेसमेंट है इसका, तो सिर्फ L1 हो जाएगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर सिर्फ S है और इधर इक्वेशन में पूरा मेटेरियल भरा हुआ है, तो लगता नहीं है एक बार कि ये सही होने वाली है, लेकिन है। कैसे है अभी चेक करके बताऊंगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं सेकंड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस
आरएचएस के लिए ये यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यू टी, यू क्या है? वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे L1 T-1। डायमेंशनल फॉर्मूला यू का आ गया। टी का लिखोगे T⁻1 हो गया। उसके बाद ए का, ए इज एक्सेलरेशन, ए इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का L1T-2, L1T-2 और फिर टी स्क्वायर, टी का 1 होता है, फिर उसका स्क्वायर है। एक बार और लिखना पड़ेगा, सॉल्व करके लिख दो। L1 और ये t की पावर 1 और t की पावर 0, तो यहां पे t की पावर 0 हो गई, इसको हम छोड़ देते हैं, प्लस L1 t की पावर -2 और ये दोनों के +2, ये हो जाएगा, तो यहां पे कितना, ये भी 0 हो गया। कहने का मतलब L की पावर 1 प्लस L की पावर 1। अब आप क्या कहोगे, सर ये तो क्या हो गया, 2 इंटू L की पावर 1 हो गया, और इधर तो केवल L ही है। ऐसा नहीं होता, नंबर्स का यहां पे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। किसमें? डायमेंशंस में, इक्वल्स टू LHS। हो गया ना? इस तरीके से सोल्व होता है। कौन? हमारे पास ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, ये। और आगे देखते हैं एक। अब इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आप इनको खुद से चेक करो। V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये दोनों को आप चेक करो, अपने आप आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, खुद को पता चलेगा कि दिस कैन बी डन। ओके, फिर है हमारे पास यहां पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, करके देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये बताना है। ई फॉर एनर्जी, एम फॉर मास, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट। ये दिया था किसने? ये इक्वेशन ऐसी है जो आइंस्टाइन ने दी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये इक्वेशन दी थी। एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं इसको, मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन। और इसी इक्वेशन, ये इक्वेशन कब आई थी? 1905 में आई थी वहां पर। और इसके ठीक 40 इयर्स के बाद में इसी इक्वेशन को यूज करके इतनी एनर्जी जनरेट की गई थी कि जो आपका हिरोशिमा एंड जो नागासाकी है, दो अलग अलग पूरे एकदम कंप्लीट जो बसे हुए सिटीज, आप ये कहते हो उस टाइम के मेट्रो सिटीज को अमेरिका ने एक एक करके सिर्फ 2 बम से पूरी सिटी को नाश कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। और आज तक भी वहां सब कुछ खराब ही है, आज तक भी वहां पे एकदम ये मान लो सब कुछ पॉइजनस ही है और सब कुछ एकदम खराब है, खत्म है सब कुछ। तो इस तरीके से कुछ डिस्कवरीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करके भी बहुत ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है, और वो यहां पे किया है। और इससे इतनी क्लीन एनर्जी बनाई जा सकती है अगर एक्सीडेंट ना हो तो, कि क्या ही बात है, बिना पोल्यूशन के। इस बहुत कम पोल्यूशन होता है इससे जो एनर्जी बनती है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, वो एनर्जी। ठीक है, काफी क्लीन है। तो ये आपको ध्यान है, क्योंकि वहां पे कार्बन इमिशन नहीं होता, कार्बन के अकॉर्डिंग वो क्लीन एनर्जी है। बाकी थोड़ा और अदर टाइप का छोटा मोटा पोल्यूशन तो होता ही है सभी जगह। अब है हमारे पास यहां पर इसका एनर्जी का रिलेशन, हम ज्ञान से ज्यादा ये बातें करते हैं यहां पे अभी। तो E क्या है? M1L2T-2 हो गया। अब MC², अब मैंने पूरा फॉर्मली वो नहीं लिखा है स्टेप बाय स्टेप, है ना, वो आप लिख लेना, मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर देता हूं। तो M का M1, C का C का क्या है? L1T-1, फिर इसका स्क्वायर M1, चाहो तो इसी स्टेप में सोल्व कर दो,
चाहो तो नेक्स्ट में सोल्व कर देना, एक ही बात है। m1 l2 t माइनस टू इक्वल्स टू LHS, LHR नहीं LHS, और ये आपका RHS स्टार्ट किया था यहां से, और इस तरीके से ये पूरा यहां पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पे आपको बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन, ये आपके सामने इक्वेशन या फॉर्मूला गिवन है, इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करनी है, एक्यूरेसी डायमेंशंस के साथ ही करनी है। वेयर डेल, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये सिंबल दिया हुआ है ना, इसको आप या तो डेल पढ़ते हो या इसको डेल्टा भी पढ़ सकते हो, एक ही बात है यहां पर, अभी आपने कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो डेल्टा इज ए डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द मिडिल ऑफ द बार ऑफ लेंथ L, breadth B and depth D when it is loaded in the middle with mass M, where Y is the Young's modulus of material of the bar। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब आपके सामने है कि आपके पास यहां पर सिंपल सी चीज क्या है, आपके पास यहां पर है अभी एक ऐसा, यहां पर साइड में कोई दीवार है, इस तरफ से मान लो कोई सपोर्ट हो गया दोनों तरफ, बीच में आपने कोई जो गर्डर वगैरह होता है ना, गर्डर है, कोई लोहे की प्लेट है, कोई ऐसी चीज है, तो उसको आपने यहां पे लटका दिया। अब यहां पे रखने के बाद बीच में से यहां पे आप जितना लोड लगा रहे हो या आप खुद लटक जा रहे हो, लोड लगा रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे ये ऐसे डिप्रेशन आएगा ना बीच में, इस डिप्रेशन की बात कर रहा है ये। ओके, हाँ, कहीं ये आप अपना वाला डिप्रेशन समझ लो कि यहां वाला डिप्रेशन नहीं है, इसके अंदर जो डिप्रेशन है इसकी बात कर रहा है। और ये जो डिप्रेशन है इसके कारण इसका जो फॉर्मूला अपने पास दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि बताओ ये सही है कि नहीं है, और अपने पास तो एक ही मेथड है सही होने का, डायमेंशंस क्या है, तो डायमेंशंस ऑफ LHS, सबसे पहले LHS की डायमेंशन देखो, तो ये डिप्रेशन क्या है, जैसे यहां पर ये लेंथ है, ये ऐसे हो गया, इस डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो ये भी एक तरीके की डिस्टेंस ही तो है ना, कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल्स टू पावर 1, सिंपल। अब ये जो पूरा है RHS, ये क्या कह रहा है, M G L की पावर 3 4 B D की पावर 3 और Y क्या है यहां पे, यंग्स मॉडुलस है, Y यंग्स मॉडुलस है, ध्यान रखना। तो इनकी डायमेंशंस लिखो, M की डायमेंशन क्या होगी, M की पावर 1 होगी, G की डायमेंशन L की पावर 1, T की पावर -2, G इज ए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कोई भी हो उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, और L की पावर 3, ये लेंथ की पावर 3, तो L की पावर 3 आ गई, नीचे 4 नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। आगे B क्या है, ब्रेड्थ, L की पावर 1, D क्या है, इसकी डेप्थ, इसकी ये जो है ना, ये इसकी मोटाई, कितना मोटा होगा, ये ना, ये इसकी मोटाई है, ये कितना मोटा, जैसे गर्डर होता है ना, कितना मोटा होता है बीम, वो डेप्थ, तो ये हो जाएगा L की पावर 3 अगेन, और Y क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होगा M1 L -1 T की पावर -2। जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला और वही यूनिट इसकी Y की भी होती है, ध्यान रखना। सोल्व कर दो। अब सोल्व करने पर M वाले से M कैंसिल आउट, T वाले से T कैंसिल आउट, L क्यूब से L क्यूब कैंसिल आउट, L की पावर 1 से L की पावर 1 कैंसिल आउट, कौन बचा, ये L की पावर -1 नीचे बचा, तो इसको जब सोल्व करोगे तो L की पावर 1 ऊपर बच जाएगा, विच इज इक्वल्स टू LHS। तो ये जो इक्वेशन है क्या है, अपने लिए बिल्कुल सही है, करेक्ट इक्वेशन है ये। तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो हमने एक एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करी है, और इसके साथ हमने यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल, तो 4 या 5 एग्जाम्पल तो इसके देखे,
करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन के, और जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं यहाँ पे आपके सामने, कितने सारे ये सब कुछ देखा है। इनको सोल्व करने के बाद आपके इन दो चीजों में कोई भी इक्वेशन पर यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, और आप कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, और बताएं आपके कितना शानदार तरीके से आपके लेक्चर हुआ है। और आपको अगर और भी कोई सजेशन हो, और भी कोई आपका डिमांडिंग कोई टॉपिक हो, तो आप बताएं, आपका सॉल्यूशन यहां पे जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।